पार्किंसंस डिजीज़ क्या होता है? इट्स अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे दिमाग के सेल्स काम करना बंद कर देते हैं। ये एक क्लिनिकली फोकस्ड बीमारी है जो न्यूरोलॉजिस्ट्स यूजुअली आपको एग्जामिन करके आपकी हिस्ट्री लेके टारगेट पे पहुंचते हैं कि हाँ ये पार्किंसंस डिजीज़ जैसा है। 3 मेजर सिम्टम्स जो पार्किंसंस डिजीज़ में देखे जाते हैं, अब वो अकड़न है, धीमापन है और कंपन है। ड्रूलिंग मुंह से निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? आपका फेस मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा है, आपकी स्लोनेस हो गई है। अब जब स्लोनेस स्टिफनेस हो गई है, एक और चीज़ आते हैं, आधे लोग हमें आगे कहते हैं कि हमारे रिलेटिव्स बोलने लग गए हैं कि आप स्माइल ही नहीं करते हो, कि एक्सप्रेशन ही नहीं आता है आपके फेस पे। और हमारे यहाँ पे तो ये होता है कि हम लोग पहले वो बाबा के पास भी जाएं, मालिश भी करवा लिया है, फिर शायद ऑपरेट भी करवा लिया है। जी। और फिर कहते हैं कि चलो आप भी देख लो, शायद ये ना हो। Sometimes they get operated but the symptoms are not relieved. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें अगर रहती हैं आपको, इन सारी चीज़ें में अगर आपको लगता है, और स्पेशली अगर आपको फैमिली हिस्ट्री रही है ऐसी चीज़ों की और ऐसी चीज़ें साइंस आ रहे हैं आपको, तो यू शुड कंसल्ट अ न्यूरोलॉजिस्ट फर्स्ट। आपका बिहेवियरल थेरेपी जो आपकी बाकी सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका फिजियोथेरेपी एंड योर डेली रूटीन एक्टिविटीज़ विद हेल्दी डाइट। उसमें कितना समय आप समझते हैं कि रिकवरी हो जाती है, या इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग? इट्स अ ट्रीटेबल डिजीज। वी आर ट्रीटिंग वट एवर द सिम्टम्स आर कमिंग। सर्जरी कराते हैं तो उसका कॉस्ट अभी तो कंपैरेटिवली इन लैक्स। अगर आप शुगर बीपी के लिए यस करते हैं तो दिस इज सेम, almost same. No medication can make you feel good unless and until you yourself start feeling good. It's very easy for us to say, we talk about this. नमस्कार। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 रोज़, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। अभी इंतज़ार कई लोगों के लिए कई तरह के मायने रखता है। कुछ लोग जो ज़िंदगी में अजीब तरह की परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए इंतज़ार एक तरह से डॉक्टर के पास जाना आना और फिर बैठे रहना, फिर दवाई का इंतज़ार, इस सब में रहता है। और इस सारे जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप समझ गए होंगे कि आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान डॉक्टर हैं और उनसे हम बात करने जा रहे हैं एक ख़ास ऐसी डिज़ीज़ के बारे में जिसके बारे में हमने बहुत कम सुना है। अक्सर हमने अब नए नए नाम सुनने शुरू कर दिए हैं कि जैसे थैलेसीमिया हो गया, डिमेंशिया हो गया है। ऐसे एक नाम जो बहुत कम सुनने में आता है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो नाम है पार्किंसन का। अभी पार्किंसन अपने आप में नाम तो बड़ा अच्छा सा सुनने में लगता है कि शायद ये कोई शहर है जहाँ पे घूमने जाना है, या किसी को कुछ और लगता होगा, लेकिन असल में ये है क्या? ये इसी पार्किंसन बीमारी या डिज़ीज़ के जो माहिर हमारे पास इस समय मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सुरभि महाजन जी। आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं और आज हमारे साथ इस विषय पर यानी पार्किंसन पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो। थैंक यू। जैसा कि मैंने कहा कि अब नई नई बीमारियां सुनने को मिलती हैं, नए नए नाम हैं, तो जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं न्यूरो और पार्किंसन, ये क्या है, क्या ये थोड़ा सा तो पहले ही बताएं। क्या वाकई जितना नाम खूबसूरत है ये वैसी खूबसूरत चीज़? खूबसूरती से ज़्यादा काफ़ी डाइवर्स डिजीज़ है। नाम कहाँ से आया है? बेसिकली ये एक इंसान का नाम था जिन्हें हम जेम्स पार्किंसंस के नाम से जानते हैं। उन्हीं से हमने ये स्टार्ट की, वहाँ से हमें पता लगा कि पार्किंसंस डिजीज़ क्या होता है। उन्होंने एक लिखित में एक बात मतलब जहाँ से व्याख्या शुरू करी, इसे डॉक्यूमेंट किया शेकिंग पैल्सी के नाम से। तो वहीं से ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते आज हम उस पार्किंसंस डिजीज़ को जानते हैं। तो पार्किंसंस डिजीज़ क्या होता है? इट्स अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़, मतलब उम्र दराज बीमारी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे दिमाग के सेल्स काम करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, बंद नहीं, कम करते हैं। तो इस पर्टिकुलर डिजीज़ में क्या होता है, हमारे दिमाग के जैसे अलग हिस्से अलग काम करते हैं। तो एक हिस्सा होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, सेंटर में होता है ये हमारे दिमाग के। उस सब्सटेंशिया नाइग्रा से केमिकल रिलीज़ होता है डोपामिन।
अच्छा। डोपामीन नाम का ये जो रसायन है, केमिकल है, नॉर्मली हमें हमारी चाल चलन में, हमारे एक्टिविटीज़ में, इन सब में हेल्प करता है। और इस डिज़ीज़ में ये पर्टिकुलर जो केमिकल है, रसायन है, ये कम हो जाता है। तो जब ये कम होता है तो इसके कारण आने वाली मैनिफेस्टेशंस होती हैं अलग अलग, और इन सारी चीज़ों को हम पार्किंसंस डिजीज़ का नाम देते हैं। तो क्या हम ये कहें, जैसा आपने कहा कि अगर ये उम्र के साथ जुड़ी हुई चीज़ है तो ये बच्चों को नहीं होता? नहीं, उम्र के साथ बढ़ी हुई चीज़ तो है, पर अकेला कारण उम्र के बढ़ने से नहीं होता है। हर बढ़ते हुए उम्र के इंसान को नहीं होता है ये। स्पेशली उन पर्सन्स को ये होता है जिनमें ये केमिकल कम होने लग जाता है बहुत कारणों से। अब वो कारण बच्चों में भी हो सकते हैं, कुछ जेनेटिक फॉर्म्स हैं, जेनेटिक बीमारियां हैं जो पार्किंसंस रूप में आती हैं, तो वो जेनेटिक फॉर्म्स ऑफ पार्किंसंस है, वो बच्चों में भी आ सकता है। ऑल्दो ये कॉमनली देखा जाता है कि ये बड़ों में होता है, एडल्ट्स में मोर देन 60 ईयर्स में काफ़ी कॉमन रहता है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि ये बच्चों में ही होता, और ये बच्चों में नहीं हो सकता। अमंग्स मेल फीमेल उसमें भी कुछ है? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं, पर मेल्स में कंपैरेटिवली, स्पेशली अगेन मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज में देखा जाता है कि रिलेटिवली मोर कॉमन एज कम्पेयर टू फीमेल्स। इज इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़? नॉट पर्टिकुलरली, ऐसा नहीं है कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, पर डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम इससे बेटर जूझ सकते हैं, इससे बेटर तरीके से अपने आप को उभार सकते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इससे जूझने से हमें बेटर कर सकती हैं, बट डेफिनेटली मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ द utmost important to go away with this disease, to get away with this disease. तो इसके कोई टेस्ट भी होंगे कि जिससे आप डायग्नोस कर सकते हो? जी, टेस्ट से पहले, टेस्ट तो हर चीज़ के लिए रहता है, पर ये एक क्लिनिकली फोकस्ड बीमारी है जो न्यूरोलॉजिस्ट्स यूजुअली आपको एग्जामिन करके, आपकी हिस्ट्री लेके एक टारगेट पे पहुंचते हैं कि हाँ, ये पार्किंसंस डिजीज़ जैसा है। एटिपिकल फॉर्म्स को रूल आउट करने के लिए, उसके जैसे दिखने वाली या उसके जैसे प्रेजेंट करने वाली बीमारियों को रूल आउट करने के लिए हम बाकी टेस्ट कराते हैं कि कुछ ऐसा कारण तो नहीं है कि वो छूट जाए हमसे, उसके लिए टेस्ट ज़रूरी होते हैं। पर जिन सिम्टम्स से ये प्रेजेंट करता है, दे आर हमारे लिए वो एक हॉलमार्क ही मान के चलते हैं हम कि हाँ ये है, तो पॉसिबिलिटी पार्किंसंस की ज़्यादा हो जाती है। तो बाकी चीज़ों को रूल आउट करने के लिए आप टेस्ट करवाते हैं? हाँ, बेसिकली बाकी चीज़ें जो इसकी तरह प्रेजेंट करती हैं या इसकी एटिपिकल फॉर्म्स हो सकती हैं, सेकेंडरी फॉर्म्स हो सकती हैं, जो हमें लगता तो है ऐसा होगा पर हो सकता है वो कुछ और चल रहा हो, उनको रूल आउट करने के लिए। बट बेसिकली इट्स वन ऑफ द क्लिनिकल डायग्नोसिस जो हम बनाते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे ये जानूं कि डायग्नोस कैसे करते हैं, कितना समय लगता है, थोड़ा सा ये भी बताएं कि इसके सिम्टम्स क्या आते हैं? जी, तो जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं, 3 कोर सिम्टम्स, 3 मेजर सिम्टम्स जो पार्किंसंस डिजीज़ में देखे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ट्रेमर, कंपन होना हाथों में। और ये कंपन एक ऐसा कंपन है, ये नहीं कि जो मतलब इस पर्टिकुलर डिजीज़ की जो कंपन है यूजुअली तो पहले एक साइड से शुरू होती है, एक हाथ से मोस्ट कॉमनली, दोनों में साइमल्टेनियसली नहीं आता है यूजुअली। तो जब एक हाथ में शुरू होता है, वो होता भी है रेस्टिंग पे, मेरा हाथ कुछ नहीं कर रहा है, कांप रहा है, तभी कांपता है। अगर मैं कुछ उठाऊंगी तो वो नहीं कांपेगा। अच्छा। पेशेंट्स यूजुअली आते हैं कि हम चाय पी लेते हैं, काम कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, बैठे रहते हैं तो हमारा एक हाथ कांपने लग जाता है, तो दे कम विद दिस। अब इसके साथ साथ अनदर कॉमन सिम्टम इज़ स्लोनेस। वो कहते हैं कि हम रोज़मर्रा के काम जो नॉर्मली कर पाते थे, हम स्लो हो गए हैं ओवरऑल, या हम चलते हैं तो हम एक हाथ हमारा हमें लगता है मूव नहीं कर रहा है, या कोई पॉइंट आउट करता है कि तुम एक हाथ कम मूव कर रहे हो, स्लो हो गए हो, चलने में भी स्लो हो गए हो। दूसरा, इसी स्लोनेस के कारण लिखने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा। तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इन कोर सिम्टम्स का, वो है स्टिफनेस, रिजिडिटी बोलते हैं हम उसे, तो अकड़न हो जाती है। अब वो अकड़न है, धीमापन है और कंपन है, ये जब तीनों हमें साथ में मिलती हैं वन आफ्टर द अदर और इकट्ठा, तो पॉसिबिलिटी पार्किंसंस की ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली जब वो यूनिलेटरली प्रेजेंट करे, एक साइड पे प्रेजेंट करे। दोनों होता है तो अगर दो हाथ में प्रेजेंट करता है तो वो एटिपिकल फॉर्म ऑफ पार्किंसंस या अलग तरीके का कुछ मूवमेंट डिसऑर्डर होता है यूजुअली, बट पार्किंसंस डिजीज़ में यूनिलेटरल प्रेडोमिनेंस मोर कॉमन है। डॉक्टर सुरभि, अब जो आप सिम्टम बता रहे हैं, ऐसे सिम्टम जब भी आमतौर पे घरों में देखे जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि
चलो ठीक है फिजियोथेरेपी करवा लेते हैं, जी चलो ठीक है थोड़ा मालिश करवा लेते हैं, उसके पास चले जाते हैं, चलो ठीक है हम थोड़ा योगा कर लेते हैं। तो एक इंसान को कैसे पता चले कि नहीं भैया ये सब चीज़ें नहीं है, हमें किसी न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, ये पार्किंसन हो सकता है? जी। तो हम तो वो मालिश वालिश करवा के ठीक है जी, यूजली हमें सिर्फ दर्द होती है, हमने मालिश करवा दी, वो चला जाता है। बट पार्किंसंस की जो सिम्टम्स है, जैसे मैंने बताया कि एक न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है, प्रोग्रेसिव बीमारी है, द सिम्टम्स विल कीप ऑन कमिंग। दे ऐसा नहीं है कि कंपन यूजुअली फिजियोथेरेपी से नहीं जाता है, और ऐसा रेस्टिंग ट्रिमर कि कुछ करने पे नहीं हो रहा है, बैठे बैठे कंपन हो रही है, दिस मतलब नॉर्मली बात करते हुए बहुत लोग पॉइंट आउट ही कर देंगे आपको, वो फिजियो से ठीक नहीं होता है यूजुअली। एंड सेकेंडली स्टिफनेस आपकी फिजियोथेरेपी से मच बेटर हो सकती है, पर उसका कोर जब डोपामीन नाम का जो रसायन कम हुआ, उसने जो चीज़ की स्टिफनेस करी, वो फिजियोथेरेपी से कंपैरेटिवली एक्शन कम हो सकता है, मसल्स पे एक्टिविटी हो सकती है कम, बट जो अंडरलाइन कोड सिम्टम्स हैं वो पूरी तरीके से नहीं जाते। आप कैसे डायग्नोज करते होंगे वो तो देखने और समझने की बात होगी, आपकी एक्सपर्टीज़। लेकिन आमतौर पे हम लोग जो पंजाब में देखते हैं, तो अगर हाथ कांप ले हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि ये नौजवान है तो इसने ज़रूर ना कोरेक्स वगैरह ऐसा कुछ पिया होगा, कफ सिरप लिया होगा और ज़्यादा ले लिया तो फिर वो थोड़ा कपकपाहट रहती है, पर वो थोड़ी टेम्पररी रहती है। हाँ, और या नशा करता है तो फिर दोनों हाथों में यूजुअली हर टाइम रहती है, वो ऐसा नहीं होता कि हम कुछ कर रहे हैं तो नहीं होगा। और कई पेशेंट्स, अब कंपन की बात लेते हैं, वो आते हैं कि हम कुछ करते हैं, मतलब कंपन हुआ, कुछ काम किया, नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, पर एक ही पोस्चर पे करने लग गए तब होना शुरू हो गया। या बहुत रेयरली ऐसे भी सिम्टम पेशेंट्स आते हैं जो रेस्टिंग के साथ साथ कुछ काम करने पे भी आते हैं, तो दैट वी हैव टू एग्जामिन कि अब ये वर्ड मैं बोल रही हूँ रिजिडिटी, ये मैं समझती हूँ कि मैं अकड़न बोलूँगी तो ज़्यादा समझ में आएगा, पर ये रिजिडिटी क्या है? ये एक तरह की अकड़न है, स्टिफनेस है, हार्डनेस है। इसको जब हमारे पास आता है, हम एग्जामिन करते हैं, तो वी कैन डिफरेंशिएट इनटू वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स। इसके अलावा कुछ और नॉन मोटर सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स को, जो कि काफ़ी कॉमन होते हैं इन पार्किंसंस डिजीज़ के पेशेंट्स में। उसमें तो एक तो रहता है कि मूड सिम्टम्स काफ़ी कॉमन है, डिप्रेसिव कंप्लेंट्स एसोसिएटेड इन कंप्लेंट्स के साथ, या इससे पहले भी कई बार आते हैं कि परसिस्टेंटली हमें कहते हैं कि काफ़ी मन उदास रह रहा था, फिर जब हम एग्जामिन करते हैं उनको ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो ऐसा नहीं कि हर डिप्रेसिव पेशेंट को ये है, बट दिस इज़ the things which are associated, could be associated. Constipation एक associated problem है। अब आजकल हमने काफ़ी मैगजीन्स में भी आ रहा है कि आर गट, हमारा पेट जो है, दैट इज सेकंड ब्रेन, सो दिस इज द लिंक कि कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, जो प्लेक्स मतलब गट एंटेरिक प्लेक्सस या ब्रेन प्लेक्सस जो है हमारा, उसके अफेक्ट होने से ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ साथ में रहता है। सो दिस कॉन्स्टिपेशन इज़ वेरी कॉमन। उसके अलावा ड्रूलिंग मुंह से निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? आपका फेस मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा है, आपकी स्लोनेस हो गई है। अब जब स्लोनेस स्टिफनेस हो गई है, एक और चीज़ आते हैं, आधे लोग हमें आगे कहते हैं कि हमारे रिलेटिव्स बोलने लग गए हैं कि आप स्माइल ही नहीं करते हो, कि एक्सप्रेशन ही नहीं आता है आपके फेस पे। दैट इज़ अनदर साइन कि वो ब्लिंक नहीं कर पाते हैं स्लोनेस के कारण, फेस मास्क जैसा हो गया। समटाइम्स पेशेंट्स टेल अस अबाउट देयर सिम्टम्स दैट वी टेंड टू जस्ट से कि अच्छा ये हो सकता है, वो खुद आके वर्ड ही ऐसा बोल देते हैं, हमें तो लग रहा है हमारा फेस मास्क लाइक हो गया। देन मैं एक इमेजिनेटिव कुछ आपसे शेयर करता हूँ, वो ये कि ऐसे दो लोग जाते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसको देखिए, ये ना आजकल ना उदास गाने सुनता है जी, है ना, बड़े डिप्रेसिंग से गाने सुनता है जी। तो फिर वो कहता है कि तू खुद बता ना डॉक्टर साहब को। तो वो डॉक्टर साहब को बताता है कि क्या बताऊँ मैं डॉक्टर साहब को, कि इश्क में तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं जी। तो अब जब वो इश्क वाला मरीज़ जो है और आपके वाला जो मरीज़ है, आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे? क्योंकि उसका भी वो मूड स्विंग्स तो वैसे ही होंगे, वो डिप्रेशन में जा रहा है, पर बाकी सारी चीज़ें नहीं होंगी ये आपकी एक्सपर्टीज। आई फील टू से कि एग्जामिन जब हम करेंगे उसे अपने तरीके से, तो आई थिंक हम कुछ तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, अब मैं उस पर आता हूँ कि आपको डायग्नोस या एग्जामिन करने में और कंफर्म करने में कि यस दिस इज़ पार्किंसन, हाउ लॉन्ग, कितना समय लगता है? देखिए
ऐसा हर पेशेंट का प्रेजेंटेशन अलग रहता है हमारे पास. कोई ऐसा नहीं कि वो पहले दिन उसे कंपन हुआ और वो हमारे पास आ गया. दे मे कम आफ्टर 2 years, दे मे कम आफ्टर 3 years, दे मे कम आफ्टर बीइंग ट्रीटेड बाय लोकल प्रैक्टिशनर्स की ऐसा है. तो द मोमेंट दे कम एंड द वे दे आर वॉकिंग, द वे दे आर प्रेजेंटिंग टू अस, वो जिस तरीके से आते हैं उस तरीके से हमें अगर क्लिनिकली वो श्योर लगता है बाकी चीज़ों को रूल आउट करके, एग्जामिन करके, देन वी कैन टेंटेटिवली मेक अ पॉसिबिलिटी कि हाँ, जब वो हमारे पास आया, एग्जामिन किया हमने, उस एग्जामिनेशन से हम काफ़ी हद तक बता सकते हैं कि ये पार्किंसंस डिजीज़ हो सकता है, इडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज़ ये हो सकता है. और हमारे यहाँ पे तो ये होता है कि हम लोग पहले वो बाबा के पास भी जाए हैं, मालिश भी करवा लिया है, फिर शायद ऑपरेट भी करवा लिया है. जी. और फिर कहते हैं कि चलो आप भी देख लो, शायद ये ना हो. तो ऐसे केसेस भी होते हैं. बिल्कुल आते हैं. बिकॉज कुछ लोग कहते हैं कि डिस्क है, बता देते हो, कह रहे नहीं आप ऑपरेट कर दो, एंड समटाइम्स दे गेट ऑपरेटेड बट सिम्टम्स आर नॉट रिलीव्ड. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें अगर रहती हैं आपको, इन सारी चीज़ें में अगर आपको लगता है, और स्पेशली अगर आपको फैमिली हिस्ट्री रही है ऐसी चीज़ों की और ऐसी चीज़ें साइंस आ रहे हैं आपको, तो यू शुड कंसल्ट अ न्यूरोलॉजिस्ट फर्स्ट. एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट नाउ? ओके, व्हेन वी आर डायग्नोज्ड, हमने सब कुछ एटिपिकल रूल आउट कर दिया कि कुछ और तो नहीं चल रहा है इसके साथ. लेट मी रिफ्रेज, मैं फिर से ट्रीटमेंट पे बाद में आते हैं. जी, पहले आते हैं कि क्या इसकी कोई स्टेजेस भी रहती हैं कि किस स्टेज में आपके पास पेशेंट आ रहा है? जी, हम अगर कोई जानना चाहे तो इसका वर्ड है मॉडिफाइड HNY हुएन या स्टेजिंग. तो वो स्टेजेस हमारे पास 1 to 5. टंग ट्विस्टर बोला आपने, क्या बोला? ओके, मॉडिफाइड HNY स्टेजिंग. सो उसके थ्रू हम लोग उसे कैटेगराइज करते हैं फ्रॉम 1 to 5 stages. Okay. 1 being unilateral disease, only one-sided, and 5th being the bedridden or bedbound or wheelchair-bound stage where you definitely need assistance. Okay, तो 5 स्टेजेस हैं. 5 stages हैं, तो patient can come to us at any stage. Okay. जी, चलिए अब आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर. जब हमने अगेन ये चीज़ मैं काफ़ी स्पेसिफिकली बोल रही हूँ बार बार कि हम जब बाकी चीज़ों को रूल आउट कर ले अपने एग्जामिनेशन से, अपने टेस्ट से, देन वी गो फॉर ट्रीटमेंट. एंड ट्रीटमेंट में वी हैव ample disease treatments. We have medications, first of all, the oral treatments जो हम दवाइयाँ देते हैं. ठीक है. उसमें जिन लोगों को है, जिन्होंने कभी सुना है, तो एक सिंडोपा नाम की ड्रग रहती है. वो मतलब सिंडोपा इज अ ब्रांड नेम बट रादर लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन, ये 2 ड्रग्स कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं. तो लिवोडोपा जो है दैट इज़ वन, वो क्या करती है, डोपामीन दिमाग में जो कम हो रहा है उससे बढ़ाने का, उस लेवल को बढ़ाने, उससे एलिवेट करेंगे. एंड जब वो एलिवेट होगा तो वो सिम्टम्स ऑलमोस्ट उस टाइम पे पेशेंट को लगता है मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ. बट क्योंकि उसका बॉडी में रहने का टाइम कंपैरेटिवली कम रहता है, तो हमें एक टाइम ऑफ डोजिंग अकॉर्डिंगली देख के उसको देना पड़ता है. एंड और ऐसा नहीं है कि वो देखिए पेशेंट विल बी रिमेनिंग वेरी वेरी ओके फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज उसे मल्टीपल टाइम्स देना रहता है. उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं. उसके अलावा उससे रिलेटेड जो ड्रग्स हैं वो अलग अलग क्लासेस ऑफ ड्रग्स में आती हैं. तो वन इज़ medications. Other which are upcoming and also have been started in India also, that is deep brain stimulation surgery. अब surgery जी, one surgical option. It's not an open brain surgery. It's like हम होल्स करते हैं ब्रेन में कुछ पॉइंट्स पे आफ्टर सीइंग एवरीथिंग. उन होल से वो जो एरिया जहाँ पे हमें लगता है कि हमने देखा है कि यहाँ से वो सब्सटेंशन आ गई है, उसके मतलब आसपास के एरियाज़ जिन्हें हम STN बोलते हैं, GPI बोलते हैं, हम उन एरियाज़ पे लीड लगाते हैं और उस लीड को इलेक्ट्रोड के थ्रू यहाँ कनेक्ट करते हैं अपने चेस्ट पे. एंड वी देन कोऑर्डिनेट विद बैटरी. तो उस बैटरी से हम उस करंट को रेगुलेट करते हैं कि वो उसको पुश करेगा एंड उनके सिम्टम्स रिलीव होंगे उससे. तो मेडिकेशन और सर्जरी. इसके अलावा कुछ इंजेक्टेबल थेरेपीज़ हैं. अच्छा जी. इंजेक्शन पम्प्स हैं. सबक्यूटेनियस थेरेपीज़ हैं, मतलब हम इंजेक्शंस लगा सकते हैं रिपीटेडली, वो हैं. तो दीज आर मल्टीपल टाइप ऑफ थेरेपीज़. बट ये तो हो गया आपका मेडिकल ट्रीटमेंट. बट इसके साथ साथ
आपका बिहेवियरल थेरेपी जो आपकी बाकी सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका फिजियोथेरेपी एंड योर डेली रूटीन एक्टिविटीज़ विद हेल्दी डाइट. देखा गया है कि कुछ सम फॉर्म्स ऑफ डांस एंड थिंग्स लाइक ताई ची, they have seemed to improve the overall well-being. And exercise plays a very important part, because the more you exercise, the more your body will loosen up, and you will tend to get away with the disease along with the treatments easily. And because जैसे जैसे disease बढ़ती है, आपकी body stiff होती है, आपका falls का risk रहता है, आप गिरने के chances बढ़ जाते हैं. तो उन cases में आपके associated occupational therapies and assistive therapies वो भी काम करते हैं. अच्छा, एक ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको ये हुआ तो फिर ये तो होना श्योर है जी. तो क्या इसमें भी ऐसे हैं कि पार्किंसन है तो ये भी होगा और ये भी होगा और ये तो होना ही है, ऐसा कुछ है क्या? अगर तो देखिए बिल्कुल भी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो वो स्टेजेस के थ्रू जैसे जैसे सेल्स कम होंगे आपका बेड बाउंड स्टेज अब काफ़ी जल्दी आता है. बट कुछ लोगों में कुछ चीज़ें हैं जो आती हैं, लाइक ओवर द टाइम कुछ सालों बाद भूलना शुरू होने लग जाता है. कुछ लोगों में जैसे नींद की प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड या पहले भी इनफैक्ट आनी शुरू हो जाती हैं, या ब्लैडर डिस्टर्बेंसेस बहुत कॉमन रहते हैं. ओह अच्छा. कि यूरिन बार बार आ रहा है, रात को उठ के यूरिन कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. दीज आर एसोसिएटेड डिजीज दैट आर being associated with Parkinson's disease. अब आते हैं, जब आपने चलिए ट्रीटमेंट चाहे मेडिकेशन के थ्रू या आपने सर्जरी के थ्रू किया, उसमें कितना समय आप समझते हैं कि रिकवरी हो जाती है, या इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग? It is basically a symptom treating disease, like we are treating the symptoms जो आ रहे हैं, बट कोई क्योर या डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी नहीं है हमारे पास कि हाँ ये कर देंगे तो क्योर हो जाएगा. इट्स अ ट्रीटेबल डिजीज. वी आर ट्रीटिंग वट एवर द सिम्टम्स आर कमिंग. सो वी आर ट्रीटिंग वट एवर वे द पेशेंट इज कमिंग विद द प्रॉब्लम्स. कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें डायलिसिस होता है और उसमें एक मंथली ये आपकी वीकली कॉस्ट इन्वॉल्व होती है ट्रीटमेंट की. जी. तो आपका ये जो पार्किंसन का ट्रीटमेंट है उसमें अमूमन कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है? देखिए, जो सर्जरी, अगर आप सर्जरी कराते हैं तो उसका कॉस्ट अभी तो कंपैरेटिवली इन लैक्स हायर है, बट बिकॉज दैट स्टेज फॉर अप टू 4-5 years, और उसके बाद बैटरी चेंज होना और वो सब रहता है, बिकॉज इट्स अपकमिंग एंड ग्रेजुअली वी आर होपिंग कि द थिंग्स विल चेंज. एंड बट मेडिकेशंस भी डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स possibilities ki how much are these. And regarding surgeries, because things are going fast, some centers are there in India which are doing it for very less amount as well. So that is whatever the period. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल ना लोगों को ये हो गया कि बीपी की वो गोली खानी ही है, तो ठीक है 2-4-5 रुपए की गोली है तो महीने का इतना खर्चा बीपी का है. फिर शुगर भी है तो शुगर की भी गोली खानी है तो उसका भी इतना खर्चा है. आई ऑलवेज से टू पेशेंट्स, अगर आप शुगर बीपी के लिए यस करते हैं तो दिस इज सेम, ऑलमोस्ट सेम कि आपको दिस इज लाइक कि आप उसको भी खा रहे हैं इसको भी खा रहे हैं, तो दिस नीड्स टू बी टेकन केयर लाइक दैट ओनली ना. आप यू कैंट जस्ट लीव दिस बिकॉज दिस इज मेकिंग यू वॉक. आपको वो लाइफस्टाइल एक अच्छा दे रहा है. हाँ, अगर आप डेबिलिटेटेड हैं, कुछ और इश्यूज हैं, देन वी हैव टू चेंज और टू सम अदर थेरेपीज. बट दिस द मेडिकेशंस आर एज ऑफ नाउ द बैकबोन ऑफ द ट्रीटमेंट. अब एक ना हमारे सोसाइटी का है वो कि हम लोग किसी को तो बहुत दया की नज़र से देखते हैं कि हाय इसको पार्किंसन हो गया तो ये तो बेचारा है ना, तो किसी को देखते हैं नहीं इसको तो होना ही चाहिए था, ये डिज़र्व करता है. तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि हमारा जो नज़रिया है एक पेशेंट के प्रति जी जो सफ़र कर रहा है उसके प्रति घर वालों का या सोसाइटी का किस तरह का बिहेवियर हो सकता है या होना चाहिए? जी, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि इसको हो सकता है इसको नहीं होना चाहिए. तो किसी को भी जो भी ये पेशेंट हमसे व्हेनेवर द पेशेंट प्रेजेंट्स टू अस, हमारे पास आते हैं वो, वी ओनली टेल देम टू just be strong with the disease. The disease symptoms will pass by, but you need to be strong. You need to be there for
माइंड के थ्रू आपको पॉजिटिव रहना है, आपके घर वालों को पॉजिटिव रहना है, एक अप्रोच पॉजिटिव रखना है लाइफ को लेके, ताकि जो मेडिसिन्स हैं वो भी एक पॉजिटिवली तरीके से काम कर सकते हैं. अदरवाइज नो मेडिकेशन कैन make you feel good unless and until you yourself start feeling good. It's very easy for us to say, we talk about this, but patients when they come and when they have started responding, उन्हें असर आना शुरू हो जाता है, they give us strength also. Yes, that now we are both okay now, and now we have to go ahead like this. So their resilience gives support to us as well. तो दोनों तरफ से जी. अच्छा, आपने बहुत सारी बातें बताई पार्किंसन के बारे में, और मेरे ख्याल में अभी वो आपका वीक या मंथ भी चल रहा है. जी, 11th April is celebrated as Parkinson's Day, awareness day. So we are hoping that we will try to make this awareness campaign more vast by celebrating that day as well. अच्छा, हम बातों में ये नहीं मैं आपसे पूछ पाया, लेकिन मैं अज्यूम करता हूँ कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है. नो, इट्स नॉट कम्युनिकेबल डिजीज़. और इसमें ऐसा भी नहीं है कि जैसे डायबिटीज़ या उसमें होता है कि नहीं अब आपको ब्लड डोनेट नहीं कर सकते आप. नहीं, ऐसा नहीं है सर. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. इवन आप अपने ऑर्गन भी बाद में डोनेट करना चाहो तो कर सकते हो. इडियोपैथिक में नहीं रहता है सर. बाकी अगर कुछ सेकेंडरी फॉर्म्स हैं जो इन्फेक्शंस के कारण रहता है, वो रूल आउट करने के बाद वी हैव टू सी, एंड आफ्टर रूलिंग आउट एवरी पॉसिबल ट्रांसमिटेड डिजीज वी कैन डू दैट. ओके, अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आपके टेन्यूर में जब तक आपने ये ट्रीटमेंट किया या सारा कुछ किया, तो आपको कुछ नया डिस्कवर हुआ हो या कोई पुराना डिस्कवर हुआ हो कि अच्छा ये तो ये था? There are multiple things, but one a patient I can share about. She's a 45-year-old lady, and this surgery thing, she has undergone multiple 2 times surgery over her back for stiffness of her body, but she was not able to walk. She came over the wheelchair to us, and when I've seen her, she was not able to walk, but when I examined, I thought it as Parkinson's, ruled out other things, and now she comes walking with all with her son without any support. She's walking and thanking and making us feel also very good that we have done our part to make her smile as well. तो बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं. जी, अच्छी बात है. हाँ, अगर तो ऐसा हो, such kind of things inspire us as well, that no disease. मतलब व्हील चेयर से वो चल She's के walking, तक. yes. वाह, वेरी नाइस. तो अब मेरे ख्याल में मैं आपसे जो पूछ सकता था, मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी जी. लेकिन फिर भी शायद हो सकता है कि कोई बात आपको लगता है कि शेयर होनी चाहिए जी, जो मैं नहीं पूछ पाया अभी तक, that you can share. आप बता सकते हैं. नहीं जी, we have almost covered a bit, but I just want to say कि if you have any such symptoms जो combination में आते हैं, आपको लगता है कि आप कहीं कुछ ना कुछ ऐसा रह सकता है, you should come to us, to your neurologist, so that they can diagnose you better. And whatever it is, I'm not saying कि वो Parkinson's ही होगा, जो भी है, but जो भी है, you should go to a doctor, a proper doctor for that, and take care of your health by proper exercising, at least daily, half an hour per day, and also some good food, with good eating habits. Everything will go better. बहुत अच्छा आपने बताया कि आप लाइफस्टाइल को बदलें, अच्छा खान पान रखें, हंसें, मुस्कुराएं, और नेचर में जो सब कुछ अच्छा है उसको अच्छे नज़र से देखें, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं. डॉक्टर सुरभि महाजन, आज हमारे साथ इतनी अच्छी आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और अपने तमाम देखने वालों से मैं कहना चाहूँगा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 रोज़, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में. तो इंतज़ार हो लेकिन अच्छी बातों का, अच्छी चीज़ों का, तो जीवन और अच्छा लगेगा. कई बार इंतज़ार में भी वो मज़ा होता है जो वसल की घड़ियों में नहीं होता. तो अपना ख्याल रखें, बहुत धैर्य के साथ और बहुत शिद्दत के साथ अपने आप को, अपनी हस्ती को महसूस करें,
और कभी आपको लगे कि ये जो सिम्टम्स आज हमने डिस्कस किए हैं इनमें से कुछ आपको भी अपने आसपास या अपने आप में महसूस होते हैं, तो एक न्यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। आज के लिए इतना ही। हमारे प्रोग्राम को आपने देखा, आपका धन्यवाद। और इस प्रोग्राम को अगर आपको लगता है कि हमने अच्छी बातें की, काम की बातें की और दूसरों के साथ भी शेयर होनी चाहिए, तो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, डॉक्टर सुरभि से कोई और बात पूछना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम फिर से इनको अपने शो में लेकर आएँ, तो कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरभि, आपका भी थैंक यू। शुक्रिया।